सो जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ जो है वो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया के लिए है वर्ड, ठीक है। और मेलिटस का मतलब है स्वीट, ठीक है, क्योंकि इसमें यूरिन जो है उसमें भी शुगर एक्सक्रीट आउट हो रही होती है। सो डायबिटीज़ मेलाइटस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप 1 टाइप 2 है, यंग ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे उन्होंने जो मेंशन की हुई है स्टेरॉयड डायबिटीज़ है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होती है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से कॉर्टिसोल का इंक्रीज़ जो है वो डायबिटीज़ करवाता है। या फिर अनअपोज्ड सिक्रीशन जीएच और एपिनेफ्रीन की, ये दोनों भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लीड करते हैं और फिर डायबिटीज़ करवाते हैं। सो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। वैसे तो ये छोटा सा पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि दो तरह से जो है ना वो हमारे पास ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, ठीक है। एक्यूटली तो हमारे पास DKA HHS के साथ प्रेजेंट कर सकती है, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, अगर तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होती है। अब नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन होती क्या है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किसी एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि ग्लाइकेशन क्या है। सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स का आपको पता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है ना ये दोनों मिक्सअप होते हैं, या ग्लूकोज बेसिकली अमाइनो एसिड्स में ऐड होती है, ठीक है। और क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर के जब लेवल्स होना शुरू हो जाते हैं तो अब ग्लूकोज ने कहीं तो जाना है ना। सो हाई ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन की तरफ प्रोसीड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स के साथ क्रॉस लिंक बनाता है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको हम AGEs कहते हैं, ठीक है। A से एडवांस्ड, G से ग्लाइकोसाइलेशन, E से एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो AGEs ये बनते हैं। अब ये AGEs जो है ना, जब लार्ज वेसल के अंदर LDL को ट्रैप कर लेते हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। एंजाइना, MI, स्ट्रोक, डिपेंड करता है कि कौन सी वेसल ब्लॉक हुई है, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, क्लॉडिकेशन, अल्सर्स, पुअर वुंड हीलिंग, गैंग्रीन, और इवन अगर हम किडनीज़ की बात करें तो वहाँ पे ग्लोमेरुलस और आर्टीरियोल्स को डैमेज करके ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ करवा सकती हैं, ठीक है। सो ये जो AGEs हैं बेसिकली करते क्या हैं कि आपको पता है ना कि आर्टीरियोल्स एक आफ्रंट होती हैं और एक इफ्रंट, ठीक है। अब आफ्रंट आर्टीरियोल्स में ब्लड फ्लो को रिड्यूस्ड कर देती हैं, और इफ्रंट से जो है वो हाइपर फिल्ट्रेशन करवाना शुरू कर देती हैं। जब हाइपर फिल्ट्रेशन होती है तो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, और दूसरी तरफ आफ्रंट से भी कंस्ट्रिक्शन हो रही है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो रीनल फेलियर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। बोन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, उसकी भी थिकनिंग हो रही होती है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो हैं वो किडनीज़ को अफेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया है कि किस तरह से आपकी ये लार्ज वेसल डिजीज़ एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेज़ करवाती है। और अगर हम स्मॉल वेसल में आएँ तो रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी करवाते हैं, ठीक है। रीनल आर्टरीज़ के अंदर मोस्टली हाईलाइन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें आर्टीरियोल्स थिक हो जाती हैं, ठीक है। ये बेसिक अगर क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ हुआ होता है तो हाइपरटेंशन की तरफ लीड करती हैं, ठीक है। और जो AGEs हैं वो भी कोलेजन के साथ क्रॉस लिंक कर जाते हैं, ठीक है। सो आफ्रंट और इफ्रंट आर्टीरियोल्स दोनों ही इन्वॉल्व होती हैं कि एक तरफ इस्कीमिया हो रहा है, दूसरी तरफ हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही है। सो ये इस तरह से किडनीज़ को इन्वॉल्व करती हैं, और यूरिन के अंदर आपको एल्ब्यूमिन मिलती है। और एनुअल स्क्रीनिंग जो है ना इन पेशेंट्स की होना ज़रूरी है, ताकि आपको एल्ब्यूमिन यूरिया से अंदाज़ा हो सके कि कितनी प्रोटीन लॉस हो रहा है, ठीक है। सो इसमें जो हमारे पास ACE इनहिबिटर्स है ना वो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की प्रोग्रेशन को कम करते हैं। एक ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। बाकी ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी होती है क्योंकि मेसेंजियम की प्रोलिफरेशन भी हो रही होती है, ठीक है। डिफ्यूज़ ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है। अगेन वही बात है कि मेसेंजियम प्रोलिफरेट कर रहा है तो प्रोटीन के डिपॉजिट्स वहाँ पे हो जाते हैं, और हाइपरटेंशन और ये सारी चीज़ें मिलके ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस करवाती हैं। एक और इसमें जो हमारे पास वर्ड होता है नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, ठीक है, कि ग्लोमेरुलस में जो मेसेंजियम है ना वहाँ पे कुछ नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये भी ज़्यादातर डायबिटीज़ में ही देखने को मिलता है। वो नोड्यूल्स बेसिकली स्कारिंग होती है या फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। और इसका जो हॉलमार्क है ना डायबिटिक किडनी डिजीज़ का, वो हमारे पास किमल स्टीन विल्सन नोड्यूल हम उसको कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली नोड्यूलर स्क्लेरोसिस का हॉलमार्क होता है।
तो ये सारी चीज़ें स्मॉल वेसल डिजीज़, लार्ज वेसल डिजीज़ में है। और अगर आपसे पूछे कि इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो दैट इज़ एमआई, ठीक है। फिर है जी ऑस्मोटिक डैमेज की बात है। अब ऑस्मोटिक डैमेज वाला प्रोसेस मैंने आपको कैटरेक्ट में भी पढ़ाया था और पीछे भी एक आधी जगह पे कहीं हमने इसकी बात की थी कि ऑर्गन्स के अंदर जो नॉर्मल इसका पाथवे था सॉर्बिटोल एक्यूमुलेशन का, उसको हम पॉलीओल पाथवे कह रहे थे। अगर आपको याद हो कि ग्लूकोज एल्डोलेज रिडक्टेज के थ्रू सॉर्बिटोल में कन्वर्ट होती है और सॉर्बिटोल से सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू फ्रक्टोज में, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है। इस वजह से सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट होती रहती है और सॉर्बिटोल बजाते खुद क्या है, ऑस्मोटिक एजेंट है, तो वो फ्लूइड अपने साथ ले आती है। सो अगर वो लेंस के अंदर सॉर्बिटोल की एक्यूमुलेशन हो रही है, फ्लूइड लेंस में आ रहा है, तो ओपेसिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। सो इसमें हमारे पास अगेन कैटरेक्ट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो यहाँ पे मेन हेडिंग न्यूरोपैथी है। सो श्वान सेल्स आपको पता है कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पे सॉर्बिटोल एक्यूमुलेट हो जाती है तो न्यूरोपैथी डेवलप होती है। तो न्यूरोपैथी जो है वो किस टाइप की होती है, क्लासिक जो है ना उसको स्टॉकिंग ग्लव सेंसरी लॉस होता है। इसके अंदर जो लॉन्ग एक्सॉन्स होती हैं ना वो ज़्यादातर इफेक्ट होती हैं। और स्टॉकिंग ग्लव का मतलब जहाँ पे आप स्टॉकिंग्स पहनते हैं और ग्लव्स पहनते हैं, यानी कि हैंड फीट, ठीक है। ज़्यादातर डिस्टली जो है वो ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब लेग्स वाली पे आपने डायबिटिक फुट की एग्जांपल देखी होगी सर्जरी रोटेशन पे, ठीक है। तो पेन की सेंसेशन उनको फील नहीं होती, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, की सारी सेंसेशंस जो हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉस्चरल हाइपोटेंशन या डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग भी होती है और ये गैस्ट्रोपरीसिस हम इसको कहते हैं। और गैस्ट्रोपरीसिस से रिलेटेड भी एमसीक्यू आता है कि कौन सा ड्रग जो है वो गैस्ट्रोपरीसिस करता है, वो होता है हमारे पास मेटोक्लोप्रामाइड, जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक डीजनरेशन में गर्ड, गैस्ट्रोपरीसिस, डायबिटिक डायरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो ये था एक ओवरव्यू इन कॉम्प्लिकेशंस का। अब हम अगर डायग्नोसिस पे आएँ, ठीक है। डायग्नोसिस में आप देखें कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है HbA1c। HbA1c जो है ना ये क्या है, ये बेसिकली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अल्फा बीटा चेन्स होती हैं, आपको पता है ना। तो ये ग्लूकोज जो है उनके साथ जाके बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हमारे पास बन जाती है और स्पेसिफिकली कहाँ पे करती है, जो वेलिन अमाइनो एसिड है ना उसके अमाइनो टर्मिनल के साथ जाके बाइंड करती है, ठीक है। इससे हमें ओवर द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स जो है ना वो पता चल जाता है कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स क्या रहे हैं। क्योंकि अगर आप BSR करेंगे और वो फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद BSR वैसे भी ज़्यादा हुई होती है, कभी आपको बहुत लो भी मिल सकती है पेशेंट अगर हाइपो में गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका ज़्यादा चांस होता है हाइपो में भी जाने का, ठीक है। सो जो हमारे पास एक ऑथेंटिक सोर्स है ना वो है HbA1c के हमें ओवर द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स पता चल जाता है कि क्या पेशेंट का स्टेटस रहा होगा। अब ये 3 मंथ्स ही क्यों है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि ये आप नाम में देखें ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ये RBCs की बात हो रही है। सो RBCs कितनी दिन तक सर्वाइव करते हैं, 120 डेज, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स, ठीक है। सो ये हमें एक तो पता चल जाएगा। दूसरी है जी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अब फास्टिंग आपने 8 आवर्स के लिए की है, उसके बाद अगर आपकी ग्लूकोज 126 से ज़्यादा है तो दैट इज़ अ क्राइटेरिया के पेशेंट जो है वो डायबिटिक होगा, ठीक है। अब कुछ न्यू गाइडलाइंस हैं जिसके अंदर वो प्री डायबिटिक वाला भी है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि ये वैल्यूज़ आपसे कोई भी एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जी 2 आवर ग्लूकोज ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है कि 75 ग्राम्स ग्लूकोज जो है ना वाटर में मिक्स करके आप पेशेंट को दे देते हैं और आफ्टर 2 आवर्स देखते हैं कि अगर 2 घंटे के बाद भी पेशेंट की ग्लूकोज 200 से ज़्यादा है, दैट मीन्स डायबिटिक है। और रैंडम प्लाज्मा शुगर के किसी भी एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम पे अगर आप पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज कर रहे हैं तो वो 200 से अगर ज़्यादा आ रही है तो भी आपको सस्पिशन होती है कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक है। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है वो कौन से हैं हमारे पास, HbA1c ही है। नीचे वो आप टेबल देखें, इसमें क्या होता है कि बेसिक जो डायबिटीज़ है ना वो टाइप 1 टाइप 2 में मैं आपको बताऊंगी और फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस में हम DK और HHS को डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। लेकिन जो अब ये चार्ट बनाया हुआ है ना इसमें उन्होंने बताया कि अब इंसुलिन नहीं है। सो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से अब क्या क्या हमारे पास जो है वो सिम्टम्स होंगे। सो जो काम नॉर्मली इंसुलिन करवा रहा था ना उसका सब कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी, प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा होगी और टिश्यूज़ में ग्लूकोज अपटेक कम होगी, ठीक है। अब देखेंगे इसके इफेक्ट्स किस तरह से होंगे। अब लाइपोलाइसिस ज़्यादा होने का क्या मकसद है, क्या मतलब है कि प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होंगे। अब जितने ही फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं ना तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कीटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है, जो हमारे फिर अल्टीमेटली DK की तरह प्रेजेंट करती है।
सो कीटोजेनेसिस, कीटोनीमिया, कीटोयूरिया, यानी कि ब्लड में भी होगी और फिर ब्लड में जब उसकी कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो यूरिन में भी आएगी, ठीक है। और इनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। अब कीटोन्स के एक्यूमुलेट होने की वजह से वॉमिटिंग होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से आपके पास डीप लेबर्ड ब्रीदिंग होगी, ठीक है, जिसको हम कुजमॉल रेस्पिरेशन या कुजमॉल ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे प्रोटियोलाइसिस हो रही है, आपके मसल मास कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट जो है ना वो मसल मास उनका जो है वो बेशक अगर उनका वेट ज़्यादा भी होना तो उनका मसल मास बहुत रिड्यूस्ड हुआ हुआ होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं होती है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ग्लूकोज की ही प्रोडक्शन को ज़्यादा किया जा रहा होता है, ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं है तो। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ना उसमें क्या है बेसिकली कि ग्लाइकोजिन की भी ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है वो, ठीक। तो इससे क्या होगा, मजीद हाइपरग्लाइसीमिया होगा और टिश्यू भी अपटेक नहीं कर रहा तो अगेन हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और ग्लाइकोसूरिया यानी कि जब सीरम के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आएगी तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली फिर यूरिन में भी आएगी और यूरिन में जब ग्लूकोज जाती है वाटर के साथ ही तो ऑस्मोटिक डायूरेसिस इसको हम कहते हैं, वाटर सोडियम पोटाशियम सब कुछ लूज़ होता है तो पेशेंट हाइपोवोलीमिया की स्टेट में जाएगा और फिर अल्टीमेटली टिश्यूज़ की परफ्यूजन ख़राब होगी, सर्कुलेटरी फेलियर, शॉक वगैरह वाली कंडीशंस हो सकती हैं जैसे में डीके प्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ रही होती है और थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का समझ आ गई है ना होपफुली आपको किस तरह बढ़ी होती है, क्योंकि पानी जो है वो तो सारा लॉस हो रहा है तो जो सीरम लेवल्स हैं आपकी उसके सोल्यूट्स के वो ज़्यादा हो रहे होते हैं, ठीक है। पानी कम है तो आपको प्यास भी इसी वजह से ज़्यादा लगती है और ये एक विशियस साइकिल चलता रहता है कि पॉलीयूरिया भी है वो सारा वाटर लूज हुए जा रहा है, मज़ीद आपको प्यास लग रही है, पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया, ठीक है, और मसल मास आपका बिल्कुल कम होता है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं मेन जो हमारा है टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। इसके अंदर अब आप देखें टाइप 1 पहले थोड़ी सी इजी पीजी है, हम उसको देख लेते हैं। सो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो जिसको हम पहले जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा करते थे, ठीक है। इसमें बेसिकली जो आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बीटा सेल्स। ऑब्वियसली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मल्टीपल सेल्स हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स की, दैट इज़ बीटा, ठीक है। सो बीटा सेल्स जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और अगर आप इवन बायोप्सी पे भी देखेंगे ना तो आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। और इंसुलिन की अब डेफिशिएंसी हुई होगी, ये मेन जो है ना वो चीज़ डिफरेंस करती है टाइप 1 टाइप 2 के अंदर। इसके टाइप 1 के अंदर क्या होता है, सीरम इंसुलिन लेवल्स अगर करेंगे तो वो बहुत रिड्यूस्ड होंगे क्योंकि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन ऑल्दो प्रेजेंट होती है बट पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंट होता है, वो उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। एज जो है ना यहाँ पे 30 ईयर्स से कम लिखा हुआ है लेकिन इसकी 30 ईयर्स से कम ही होती है, बट इसका जो ऑनसेट है या पीक्स हैं वो बाय मॉडल होती हैं, ठीक है। एक 4 to 6 ईयर्स पे पीक आती है, ठीक है, जो पीरियड्स में बच्चे प्रेजेंट करते हैं, और सेकंड पीक 10 से 14 के छोटे बच्चे, और ये थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, होते बच्चे ही हैं, ठीक है, 10 से 14 पे, बट इवन 10 से 14 बच्चों के अलावा भी अडल्टहुड में भी, ठीक है, टीन एज में भी प्रेजेंट कर सकती है। तो लेस देन बट वो 30 होती है, इस वजह से हम इसको जुवेनाइल कहते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसके अंदर इतनी नहीं होती है, HLA-DR3-4 हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। हाँ अलबत्ता ये हिस्टोलॉजी पे जो उन्होंने आइलेट्स ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बायोप्सी पे जब आप करते हैं ना तो उसमें भी लिम्फोसाइट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 जो है वो 40 ईयर से ज़्यादा यानी कि प्रॉपर अडल्ट जो हैं उनमें होती है, ठीक है, ज़्यादा एज के लोगों में। और इसमें क्या होता है, इंसुलिन से रेजिस्टेंट होती है, हमारे पास इंसुलिन प्रेजेंट होती है बट बॉडी जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती, और इसका जो है जेनेटिक एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन कि अगर किसी एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो यू आर एट द रिस्क ट्वाइस या थ्राइस टाइम ज़्यादा, ठीक है, कि आपको डायबिटीज़ होगी। सो आगे इसमें जो इंसुलिन वाली बात है वो मैंने आपको पहले बता दी है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है बट मौजूद होती है, लेकिन जैसे जैसे डिज़ीज़ एडवांस करती जाती है, प्रोग्रेस करती जाती है, तो वैसे वैसे इंसुलिन कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पैंक्रियाज जो है ना वो इंक्रीज्ड इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, बट क्योंकि रेजिस्टेंस होती है तो वो
पैंक्रियाज जो है वो बीटा सेल से इंसुलिन को उस तरह से बॉडी में नहीं भेज सक रहा और वो फंक्शंस नहीं परफॉर्म करवा रहा, तो क्या होता है कि पैंक्रियाज अल्टीमेटली बर्न आउट हो जाता है और फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन ड्रास्टिकली जो है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक पॉइंट है। नेक्स्ट अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो एक ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि इसका जो रिस्क फैक्टर है ना वो ज़्यादा ओबेसिटी है, और ओबेसिटी भी जो सेंट्रल या एब्डोमिनल ओबेसिटी है ना उसका ज़्यादा रिस्क होता है। और इसमें एक चीज़ ये कि आपकी जो एप्पल शेप है ना दैट इज़ वर्स दैन द पियर शेप। अब इस बात का मतलब क्या है, दो तरह की फैटी लेयर्स होती हैं, एक होती है जो आपकी विजरल फैट होती है और एक सबक्यूटेनियस फैट होती है। जो एप्पल शेप आप अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि एप्पल शेप पियर शेप क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट कहाँ पे है। ठीक है, पियर शेप के अंदर ऊपर भी जिस तरह से नाशपाती की शेप होती है ना, थोड़ी सी ऊपर फैट होगी नीचे होगी, लेकिन एप्पल के अंदर क्या होती है वो राउंड होती है, सेंट्रल में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो जो सेंटर वाली है ना एप्पल शेप ओबेसिटी जो है वो बेसिकली विजरल फैट है। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी पियर शेप है वो सबक्यूटेनियस फैट है। ठीक है, तो जो एप्पल शेप वाली फैट है दैट इज़ वर्स देन द पियर शेप। ठीक है, सो वेट लॉस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर पेशेंट अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंट वाले पेशेंट जो है ना वो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस उनमें डेवलप हो जाता है, जो बेसिकली जो फोल्ड्स होते हैं ना आपकी नेक फोल्ड्स हैं या फिर जो आर्म पिट्स हैं वहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन हुई होती है, और ये क्लिनिकल और क्लासिक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ठीक है, सो नेक्स्ट अब आप देखें कि यहाँ पे एमरजेंसीज़ बताई हुई हैं, हाइपरग्लाइसीमिक एमरजेंसीज़। ठीक है, इसमें DKA है और HHS है। ठीक है, ये भी आपने मेडिसिन वार्ड में बेतहाशा देखा हुआ होगा। सो DKA जो है उसमें अब होता क्या है कि अगर तो पेशेंट जो है वो ज़्यादातर यंग पेशेंट्स होते हैं, टाइप 1 वाले जो है वो DKA में जाते हैं, टाइप 2 वाले जो है वो HHS में जाते हैं। सो पेशेंट ने कोई अपनी इंसुलिन की डोज स्किप की होगी या फिर उसको इन्फेक्शन या कुछ इस तरह से एक्यूट स्ट्रेस होगा जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है बट उसने उस तरह से अपनी डोज को एडजस्ट नहीं किया, तो क्या होता है कि वही सारे इंसुलिन की अमाउंट कम हो जाती है, और जो पीछे मैंने मैकेनिज्म पढ़ाए हैं कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा शुरू हो जाती है, फ्री फैटी एसिड्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो फिर कीटोन बॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो वो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो जब आप टेस्ट करवाते हैं कीटोन्स का 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव जो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको मिल सकता है, बट 2 और 3 पॉजिटिव जो हैं वो DKA में ही होते हैं। ठीक है, सो DKA के बारे में जो है ना मज़ीद कुछ बातें जो यहाँ पे इन्होंने निमोनिक से बताई हुई हैं कि डिलीरियम है, डिहाइड्रेशन है, D से, K से कुजमॉल ब्रीदिंग है और A से एब्डोमिनल पेन, नोजिया या वॉमिटिंग है। ठीक है, अच्छा अब लैब्स में हमारे पास क्या क्या मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा ही होगा। ठीक है, एसिडोसिस होगी तो ऑब्वियसली एच पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा हुए हुए होंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और एनाइन गैप वाली है। एनाइन गैप जो है ना वो आपके केटाइंस और एनाइंस इन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये मैंने ना वैसे पल्मोनोलॉजी वाले यूनिट के अंदर ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, बट बेसिक आपको जो एक रफ आइडिया है ना वो यही होना चाहिए कि नॉर्मली जो है ना वो 8 to 12 होता है। ठीक है, एनाइन गैप जो डिफरेंस है बिटवीन द केटाइंस एंड द एनाइंस। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर तो नॉर्मल रेंज में है तो फिर तो सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है, लेकिन अगर एनाइन गैप ज़्यादा है सो ऑब्वियसली वो फिर एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है पोटाशियम। तो पोटाशियम के जो लेवल्स हैं ना जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो किस तरह से प्रेजेंट करता है, हाइपरकेलीमिया के साथ। ठीक है, अगर आपको याद हो DKA की मैनेजमेंट तो जो हम सेकंड फ्लूइड उसको देते हैं ना उसमें हम पोटाशियम ऐड करते हैं, KCl ऐड करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि हमने इंसुलिन के साथ इसको ट्रीट करना होता है। ठीक है, इंसुलिन हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, सो अब उस इंसुलिन ने क्या करना है, नॉर्मल फंक्शन आप याद करें पीछे इंसुलिन का कि वो पोटाशियम को इंट्रासेलुलर रखती है। ठीक है, जब इंसुलिन नहीं थी तो वो सारा पोटाशियम लीक आउट करके बाहर आ गया था और हमें सीरम में हाइपरकेलीमिया नज़र आ रहा था। तो जब हमने पेशेंट को इंसुलिन दी है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा पोटाशियम वापस सेल्स के अंदर चला जाएगा और पेशेंट हमारे पास हाइपोकेलीमिया के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्रेजेंट नहीं करेगा मतलब हम उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो हाइपोकेलीमिया में जा सकता है, जो कि ज़्यादा ऑब्वियसली वर्स है। तो फिर आप सेकेंड थर्ड के अंदर जो है वो KCl ऐड करते हो, साथ साथ आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हो। इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें म्यूकोरमाइकोसिस, एडिमा, एरिथमियास वगैरह हैं ड्यू टू पोटाशियम चेंजेस। ठीक है, ट्रीटमेंट वही मैंने आपको बता दिया है, फ्लूइड्स हैं, इंसुलिन है और पोटाशियम को आप रिप्लेस कर रहे होते हो। अगर हम बात करें HHS की तो HHS में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया है वहाँ पर भी। ठीक है, बट अब वहाँ पे कीटोन बॉडीज़ नहीं बन रही हैं। ठीक है, उल्टा क्या हो रहा है कि ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस हो रही है।
डिहाइड्रेट हो रहा है पेशेंट, और ऑब्वियसली जब बॉडी से फ्लूइड सारा का सारा निकल जाएगा या वाटर निकल जाएगा तो पीछे से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से इसका नाम है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, यानी कि एक तरफ तो ग्लूकोज ज़्यादा हुई हुई है, अब ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से जब लूज़ हो रही है इनटू द यूरिन, ठीक है, सो वो अपने साथ वाटर को भी लेके जा रही है। सो हाइपरग्लाइसीमिया भी है और हाइपर ऑस्मोलैरिटी किस तरह हो रही है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके भी सिम्टम्स उसी तरह से थर्स्ट, पॉलीयूरिया और ये सारी चीज़ें हैं, बट लैब्स के अंदर आप देखें कि सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है ना वो हमें ज़्यादा मिलेगी। ये एक डिफरेंट चीज़ है जो डीके में नहीं होती है, 320 से ज़्यादा, और इसका प्रॉपर एक फार्मूला होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं क्लिनिकली मेडिसिन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने से हमारे पास क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो बेसिक इसके अंदर जो है ना वो CNS डिसफंक्शन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हुआ है। अगर सोडियम रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है या पोटाशियम रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है तो वो CNS डिसफंक्शन करवा सकता है और पेशेंट कोमा और अल्टीमेटली डेथ भी उसकी हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखें जी, हाइपोग्लाइसीमिया है इन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हम डायबिटीज़ का जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि हम ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक या इंसुलिन देते हैं, ठीक है। सो अगर तो या पेशेंट उसकी डोज ज़्यादा ले ले या फिर साथ में फूड इनटेक नहीं ठीक से कर रहा है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहा है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस हैं, और उसके सिम्टम्स में टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और कभी कभी ये आती भी नहीं है सिम्टम्स और पेशेंट डायरेक्ट ही ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट या सीजर्स और डेथ हो जाती है। तो इसको सिंपली ट्रीट करने का ये है कि अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसको ऑरल दें, ठीक है, क्योंकि ऑरल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ग्लूकोज टैबलेट्स दें, फ्रूट जूस कुछ भी ऐसा दें, ठीक है। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो फिर आप इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन या IV डेक्सट्रोज की तरफ भी जा सकते हैं। ये वाली भी, इससे रिलेटेड भी मैंने एक हाई यील्ड पॉइंट आपको पीछे बताया था कि अगर आपकी मेंटेन ना हो रही हो IV लाइन तो आप IM ग्लूकागॉन को दे सकते हैं, और उसका सारा पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली क्या है, एक्सेस कॉर्टिसोल, ठीक है। अब कॉर्टिसोल की एक्सेस होने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप अगर एक्सोजेनसली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हो, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज यही है। बाहर से जब आप कॉर्टिको स्टीरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे होते हो तो क्या होता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स पीछे सिग्नल देते हैं कि भाई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो पीछे सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस को, और ACTH का बनना बंद हो जाएगा। जाहिर है जब ACTH नहीं आएगा तो एड्रीनल्स को कौन स्टिमुलेट करेगा, कोई भी नहीं, और उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। कोई भी ऑर्गन अगर काम नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम केस हो रहा है एड्रीनल्स के साथ, जब बाहर से हम उसको वो सारा कुछ दे रहे हैं जो उसने खुद प्रोड्यूस करना था। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, ये MCQ आता है, ठीक है। सेकंड है अब हमारे पास कि अगर कोई एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा है, ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे आपका हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड में थी चीज़ें, ठीक है। एड्रीनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास कॉर्टिसोल की सिक्रीशन होना शुरू हो जाती है। कॉर्टिसोल जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, ACTH को। ACTH फिर क्या, ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो ACTH कम हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट्रोफी ऑफ द अनइन्वॉल्व्ड एड्रीनल ग्लैंड। अब इस बात को समझें आप कि जहाँ पर तो एड्रीनल एडिनोमा या हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा है, ठीक है, वो तो एक्सेस सिक्रीट कर ही रहा है, वहाँ पे तो डिफेक्ट है ही है। जो दूसरे वाला है वो भी तो सप्रेस हो रहा है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर जब इतना ज़्यादा एक्सेस कॉर्टिसोल है तो ACTH को नहीं पता, या अपर जो आपके पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस हैं उनको नहीं पता है कि कौन से एड्रीनल में मसला है। वो बस ACTH को शट डाउन कर देगा कि ऑलरेडी बॉडी के अंदर इनफ कॉर्टिसोल है, ठीक है। सो एड्रीनल ग्लैंड की जो है वो एट्रोफी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। अब ये जो दो मैंने आपको पहली कॉजेज़ बताई है ना, ये ACTH इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, जिसको हम कुशिंग डिजीज़ भी कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक ACTH सिक्रीशन, जिसके अंदर स्मॉल सेल लंग कैंसर, ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स हैं, ये क्या है, ACTH डिपेंडेंट हैं आपके पास, ठीक है। उन दो के अंदर ACTH कम हो रहा था, लेकिन ये जो अगली कंडीशंस हैं इनके अंदर ACTH इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है।
और एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, कुशिंग डिज़ीज़ बेसिकली क्या है? कुशिंग डिज़ीज़ जो है ना वो कुशिंग सिंड्रोम की एक कॉज़ है। कुशिंग सिंड्रोम जो है ना, सिंड्रोम का मतलब ही ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक वास्ट वैरायटी ऑफ सिम्पटम्स या फाइंडिंग्स हमें मिल रही होती हैं, ठीक है? सो जो कुशिंग डिज़ीज़ है ना वो एक सिर्फ़ कॉज़ है उसकी, जिसके अंदर एसीटीएच सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एडिनोमा है जिसने एसीटीएच बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना है। ये आपके एड्रीनल के अंदर मसला नहीं है। होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। और कुशिंग डिज़ीज़ और कुशिंग सिंड्रोम का डिफरेंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास पैरानियोप्लास्टिक एसीटीएच सिक्रीशन, यानी कि जो स्मॉल सेल लंग कैंसर या ब्रोंकियल कार्सिनोइड से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? अब इससे क्या होता है, इससे बायलैटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है। अब यही डिफरेंस है जो एसीटीएच इंडिपेंडेंट है उनसे। वहाँ पे एट्रोफी हो रही थी, यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो रहा है। क्या हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा है? इसकी अब रीज़न ये है कि जब एसीटीएच बहुत ज़्यादा आएगा वो एड्रीनल्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है? पीछे से तो एडिनोमा है, वो तो कभी रुकेगा ही नहीं। बेशक एड्रीनल्स जितना मर्ज़ी पीछे सिग्नल देते रहें कि भाई बस करो, हमारे पास बहुत कॉर्टिसोल हो चुका है, लेकिन वहाँ पे तो एडिनोमा है, वो तो किसी की भी नहीं सुनेगा। नॉर्मल मैकेनिज़्म तो शट डाउन हुआ हुआ है। इस वजह से एड्रीनल्स का बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस करके हाइपरप्लेजिया होगा। ये भी बात आपको पता ही है ना कि जब कोई भी ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है, जैसे मसल्स भी हैं, अगर आप उनमें भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे तो वो साइज़ में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? वो सॉरी हाइपरट्रॉफी होती है या हाइपरप्लेजिया है, ठीक है? इसका भी क्या होता है कि सेल्स टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है और ग्लैंड्स जो हैं वो हाइपरप्लेजिया में चले जाते हैं। वहाँ पे एट्रोफी हो रही थी क्योंकि बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इससे हाइपरप्लास्टिक हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है इसकी फाइंडिंग्स में देखें, ये मून फेसिस जो है ना ये इन्होंने निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक है? मून फेसिस में क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है? ओबेसिटी है, ओबेसिटी में क्या है, ट्रंकल वेट गेन। ये वही बात है, ट्रंकल वेट गेन जो आपका मैंने एप्पल शेप बताया था ना, वो उस वेट गेन की बात कर रहा है विद वेस्टिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। तो पेशेंट जो है ना उसकी बाजू और टांगें जो है ना वो बड़ी थिन सी होंगी, ठीक है? और ट्रंक वाले रीजन पे जो है ना वो उसका वेट गेन हुआ हुआ होगा, और फेस जो है ना वो मून शेप होगा। बैक पे डॉर्सो सर्वाइकल फैट पैड, जिसको बफलो हम्प भी कहते हैं, वो होगा, ठीक है? ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स की वीकनिंग होगी, न्यूरोसाइकाइट्रिक सिम्टम्स होंगे, फेशियल प्लेथोरा, एंड्रोजन एक्सेस, कैटरैक्ट, इम्यूनोसप्रेशन, एक्इमोसिस और स्किन चेंजेस, ठीक है? ये सारा का सारा ना मून फेसिस वाले निमोनिक से कवर हो रहा है। अब स्किन चेंजेस में क्या होता है कि थिनिंग हो रही है, स्ट्रायास बन रहे हैं और हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है? अब स्किन के ऊपर जो है ना पहले पर्पल लाइंस बनेगी। स्किन क्योंकि बहुत फ्रेजाइल हुई होती है तो वो स्ट्रेच होती है, जहाँ जहाँ पे फैट ज़्यादा है ना, ट्रंक पे, ब्रेस्ट पे, एब्डोमेन पे, तो वो स्किन थिनिंग जो है ना उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी डर्मिस की वेन्स है ना वो भी इवन हाइड नहीं हो पा रही होती, तो वो एज ट्राया हमें नज़र आ रही होती हैं। अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर फ्री कॉर्टिसोल है। 24 आवर यूरिन एनालिसिस जब आप करते हो ना, क्योंकि अगेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐसे नहीं रिलीज़ होते कि आप इसको जो है ना इसका लेवल मेजर कर सकें, ठीक है? सुबह के टाइम पे कॉर्टिसोल डिफरेंट होता है, शाम के टाइम पे कॉर्टिसोल डिफरेंट होता है, ठीक है? सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो नेचुरल मैकेनिज्म है ये बॉडी का कि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई होती है, बिकॉज आपको पूरा दिन अपने दिन के काम करने होते हैं, ठीक है? और रात को कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर आप किसी भी अलग टाइम पे आप देखोगे तो आपको डिफरेंट लेवल्स मिलेंगे। ये चीज़ जो है ना वो हमारे रिजल्ट्स को हिंडर करती है। तो हम क्या करते हैं, फ्री कॉर्टिसोल ऑन 24 आवर यूरिन एनालिसिस 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते हैं और उसमें हम कॉर्टिसोल को देखते हैं। दूसरी चीज़ है लेट नाइट सिलाइवरी कॉर्टिसोल, इसको देखते हैं। और थर्ड है नो सप्रेशन विद ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन। अब ये इसको ना आप यहाँ पे नीचे समझें, हमारे पास ये जो पूरा चार्ट है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24 आवर यूरिनरी कॉर्टिसोल आपने किया, या लेट नाइट सिलाइवरी कॉर्टिसोल किया, या फिर आपने डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, जो होता है लो डोज उसके अंदर 1 mg देते हैं, जो हाई डोज होता है उसके अंदर 2 mg देते हैं, ठीक है? लो डोज से अगर जब आप डेक्सामेथासोन देंगे ना, बाहर से दे रहे हैं आप स्टेरॉइड, तो क्या होगा कि नॉर्मली ये हो जाना चाहिए कि आपकी जो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन है वो कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो हम ये चीज़ हमें अगर इस तरह का हमें ये सारा कुछ नज़र आता है कि फ्री कॉर्टिस इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी हमें मिल रही है, फॉर एग्जांपल फ्री कॉर्टिसोल जो 24 आवर यूरिनरी है ना वो इंक्रीज़ हुआ हुआ है, लेट नाइट सिलाइवरी कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हुआ हुआ है, या फिर
आपने डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया है बट वो सप्रेस नहीं हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, ACTH को मेजर करेंगे, ठीक है, कि आइदर ये ACTH डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। पहले हम आते हैं ACTH अब सप्रेस हो गया है, तो यानी कि इंडिपेंडेंट वाली के ऊपर हम आ रहे हैं। तो ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम जो है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या कॉजेज हो सकती हैं, जो हमने ऊपर की थी कि या तो बाहर से कोई एक्सोजेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है या फिर कोई प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा है, ठीक है। यही तीनों चीज़ें उसने यहाँ पे बताई हुई हैं, एक्सोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर एड्रीनल ट्यूमर। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, एड्रीनल CT करवाओगे, ठीक हो गया। दूसरी तरफ अगर आप आएँ तो वहाँ पे क्या हुआ कि एलिवेट, अगर ACTH एलिवेट मिलता है तो हम बाकी जो कॉजेज़ हमने पढ़ी हैं उसकी तरफ हम जाएंगे कि ACTH डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम है, डिजीज़ है, या एक्टॉपिकली कहीं से रिलीज़ हो रहा है, तो हमने इन कॉजेज़ को अब रूल आउट करना है। इनको रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। पहले हमने 1 mg दिया था, अब हम 2 mg देंगे, ज़्यादा डोज करेंगे। अगर तो इसकी वजह से कोई आपके पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आप नॉर्मल जो प्रोडक्शन सप्रेस होनी चाहिए थी वो हाई डोज के साथ भी सप्रेस नहीं हो रही है ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई कहीं से एक टॉपिकली ACTH रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि ट्यूमर्स जो है ना वो हाई डेक्सामेथासोन को रिस्पॉन्ड नहीं करते, दे जस्ट डोंट केयर, ठीक है। सो अगर ये हमारे पास एक टॉपिक हमें पता लग गया तो फिर हम CT की तरफ जाएंगे, चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस, हम देखेंगे कि ट्यूमर कहाँ पे है। अगर हमारे पास अब हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देने की वजह से ACTH और कॉर्टिसोल दोनों कम हो गए हैं, ठीक है, तो हम किस चीज़ की तरफ जाएंगे, कुशिंग डिजीज़ की तरफ, ठीक है, क्योंकि कुशिंग डिजीज़ में ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है ना, तो ACTH भी ज़्यादा होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी, ठीक है। सो हम सोच सकते हैं कि कुशिंग डिजीज़ कुड बी द रीज़न। दूसरी तरफ है हमारे पास कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। अगर तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट जब हमने किया है ना, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हमने स्टिमुलेट किया है और हमारे पास कोई उसकी वजह से इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी नहीं हुआ है, तो अगेन हमें पता चल जाएगा कि भाई एक्टॉपिकली ACTH सिक्रीट हो रहा है। अगर हमारे पास CRH स्टिमुलेशन टेस्ट है बेसिकली कि हमने कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो नॉर्मली हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है ना, वो अगर हमने पेशेंट को दिया है तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मली उसकी ACTH की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होनी चाहिए ना, क्योंकि CRH जाएगा, जाके ACTH प्रोड्यूस करेगा, ACTH जाके एड्रीनल्स को करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मतलब ये कि एड्रीनल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इन्वॉल्व है, और वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, एक्टॉपिक ACTH सिक्रीशन, ठीक है। और अगर CRH की वजह से ACTH भी इंक्रीज़ हो रहा है, कॉर्टिसोल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो फिर हम कुशिंग की तरफ आएंगे। तो ये 2 तरह से हम कुशिंग की तरफ आ रहे हैं। कुशिंग को देखने के लिए हम जो है फिर MRI वगैरह और उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। सो ये था हमारे पास बेसिक इसका जो टेस्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एड्रीनल इनसफिशेंसी की बात है। अब जैसे हमने थायराइड पैराथायराइड का किया था, उसी तरह से हम ये देखेंगे कि एड्रीनल इनसफिशेंसी अगर होती है यानी कि अगर एड्रीनल ग्लैंड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स होंगे, या फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है, फिर हम वो देखेंगे एल्डोस्टेरॉन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं एड्रीनल इनसफिशेंसी में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है। और जब इनका ज़्यादा प्रोडक्शन है तो उसमें हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की बात आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम फियोक्रोमोसाइटोमा और ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो देखेंगे। सो एड्रीनल इनसफिशेंसी में क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है। अब इसकी भी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। पहले आते हैं जी हम प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी पे। अगेन प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशेंसी है मतलब कि ग्लैंड के अंदर कोई मसला है, ग्लैंड का फंक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा नॉर्मली, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, पीछे से भी स्टिमुलस ठीक आ रहा है, ACTH आके ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, बट ग्लैंड ही इतना केपेबल नहीं है कि वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन, आपको पता है ये सारी चीज़ें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सब कुछ कहाँ से, एड्रीनल से ही बन रहा होता है, ठीक है। जो इसके डिफरेंट मैंने आपको जोन्स बताए थे, जोना फेसिकुलाटा और वो सारा कुछ, ठीक है। सो अब कॉर्टिसोल भी नहीं है और एल्डोस्टेरॉन भी नहीं है, ठीक है, बट ACTH जो है वो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जब नहीं प्रोडक्शन हो रही तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ACTH इंक्रीज़ होता रहेगा।
और पेशेंट जो है चूँकि ना उसके पास एल्डोस्टेरोन है जो कि सोडियम वाटर रिटेंशन कर सके, ठीक है, और ना ही कॉर्टिसोल है, तो इसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो हाइपोटेंशन में चला जाएगा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया किस तरह होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि इसने एक तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवानी है, दूसरी इसने पोटाशियम और जो हाइड्रोजन आयन है इसको भी एक्सक्रीट आउट करना है। जब वो एक्सक्रीशन नहीं होगी तो क्या होगा, पोटाशियम भी ज़्यादा होगा, हाइपरकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होगी, ठीक है। फिर है हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन, एसीटीएच के इंक्रीज़ होने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होगी। ये मैं प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन वाला जो सारा प्रोसेस था वो आपको बता चुकी हूँ कि प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन है, प्रिकर्सर है, यहाँ से ही आपके पास मेलानोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, और यहाँ से ही एसीटीएच बनता है, ठीक है। सो जब एसीटीएच ज़्यादा होता है तो मेलानिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेड हो जाता है। फिर है हमारे पास एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ होती है कि क्रॉनिकली अगर ये प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी जो भी मैंने आपको बताई है ना, अगर ये क्रॉनिकली रहे तो इसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। इसमें बेसिक कॉज वही होती है कि या तो ग्लैंड की एट्रोफी हो चुकी है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसकी वजह से फिर वो कॉर्टिसोल अल्डोस्टेरोन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ें एड्रीनल ग्लैंड ने प्रोड्यूस करनी होती हैं दोनों। उसके बाद है हमारे पास सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इसके अंदर क्या चीज़, जिस तरह हमने थायराइड हाइपोथायराइड का किया था ना, वैसे ही ये है कि सेकेंडरी कब हम कहेंगे, जब पिट्यूटरी के लेवल पे है, और टर्शरी अब कब कहेंगे, जब हाइपोथैलेमस के लेवल पे है। इसमें अब जो एक पॉइंट नोट करने वाला है ना वो ये है कि अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन यहाँ पे ठीक होगी, क्योंकि मसला यहाँ पे एसीडीएच में है, ठीक है। बेसिक जो है कॉर्टिसोल वाला पाथवे इफेक्ट हो रहा है अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नॉर्मल है क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड आपके पास नॉर्मल है, ठीक हो गया, और एसीटीएच भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं है तो हाइपर पिगमेंटेशन भी नहीं होगी, ठीक है। प्राइमरी के अंदर एसीटीएच ज़्यादा था, इसी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रही थी। सो एडिसोनियन क्राइसिस या एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी में क्या होता है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है या वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी पे है सो उसको कोई एक्यूट स्ट्रेस मिलता है, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन होती है या फिर वो अचानक से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी लेना बंद कर देता है, तो इससे क्या होगा, जो कॉर्टिसोल उसको इस इन्फेक्शन से डील करने के लिए चाहिए था वो नहीं मिल रहा, या उसने अचानक से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेना बंद कर दिए हैं, सो उसके जो ग्लैंड्स हैं वो अभी इतने पावरफुल नहीं हुए कि वो खुद से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर सकें, बिकॉज वो डिपेंडेंट हो गए थे। तो इस वजह से एक्यूट एड्रीनल इनसफिशिएंसी डेवलप होगी। प्रेजेंट किस तरह करता है, एब्डोमिनल पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस या शॉक, ठीक है, ये कंडीशंस होंगी। वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि बायलैटरल एड्रीनल हेमरेजेस इन द सेटिंग ऑफ सेप्सिस, ठीक है। अब मेनिंजियोकॉक्सीमिया जो है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेनिंजियोकॉक्सीमिया के इन्फेक्शन के बाद जो है ना वो बायलैटरल एड्रीनल हेमरेज अगर हो जाते हैं, इसको हम वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जब बायलैटरल एड्रीनल हेमरेज होगा तो एक्यूट प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी के साथ ही पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसका अगर आप डायग्नोसिस बनाना चाहेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा और अचानक से वो शॉक में चला गया, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाले साइन होंगे और शॉक होगा साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम्स को डेवलप हो चुकी है। नीचे आप देखें कि अगर आपको लग रहा है कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी है तो आप उसका सुबह वाला कॉर्टिसोल लेवल चेक करेंगे या एसीटीएच स्टिमुलेशन। अगर तो उसकी कॉर्टिसोल या ये पीक कॉर्टिसोल ऑन स्टिमुलेशन टेस्ट ये कम है तो क्या होगा कि आप एसीटीएच की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यानी कि आपको पता चल गया कि कॉर्टिसोल तो नहीं बन रहा, तो एसीटीएच का मसला है या नहीं है, ठीक है। अगर तो एसीटीएच आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब ये कि एसीटीएच तो बन रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है, बट ग्लैंड में मसला है जो कॉर्टिसोल नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो इसका मतलब प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी है। और अगर एसीटीएच आपके पास कम है या नॉर्मल है, सो इसका क्या मतलब है कि अगर कम है तो डेफिनेट सी बात है कि वहीं से ही मसला है। जब कम होगा तो ही मसला ये है कि वो पिट्यूटरी में मसला है या फिर वो आपके हाइपोथैलेमस में है ना, कि वहाँ से या तो हाइपोथैलेमस से आपके पास सिग्नल्स नहीं आ रहे या फिर पिट्यूटरी उसको सेंस नहीं कर पा रहा जो एसीटीएच कम है आपके पास, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास एक चीज़ तो ये होगी कि एसीटीएच कम है,
दूसरी चीज़ कॉर्टिसोल भी कम है ना, नॉर्मली तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नॉर्मली अगर कॉर्टिसोल कम है तो एसीटीएच को ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर एसीटीएच भी कम है इसका मतलब है या तो हाइपोथैलेमस के लेवल पे मसला है या पिट्यूटरी के लेवल पे कोई मसला है, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास इसका किस तरह से हमने डायग्नोसिस बनाना है। सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि पीछे हमने क्या पढ़ा था जिसमें एल्डोस्टेरॉन इनसफिशिएंसी थी, अब यहाँ पे क्या है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो अब एल्डोस्टेरॉन के जो भी नॉर्मल फंक्शंस हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। नॉर्मली क्या करता है एल्डोस्टेरॉन, वाटर और सोडियम की रिटेंशन करता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। पोटाशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट करता है जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ठीक है। यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ पॉइंट बताया हुआ है कि जी प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ना वो डायरेक्टली एडीमा नहीं करता ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म, ठीक है। और सेकेंडरी कॉजेज़ जो हैं, सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ड्यू टू हार्ट फेलियर है तो वो एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म को इम्पेयर कर देगा जिसकी वजह से एडीमा होगा। अब इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है और इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इसको सबसे पहले आप समझें कि जब एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़ होता है ना, क्योंकि हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म पढ़ रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन की कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन ने क्या करना है, ऑब्वियसली वाटर को और सोडियम को रिटेन करना है। रिटेन किस तरह करना है कि रीनल ट्यूब्यूल से वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उससे हो सकती है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज़ होगा तो आर्टीरियल बीपी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा और हाइपरटेंशन होगी। अब हाइपरटेंशन के रिस्पॉन्स में क्या होता है कि हार्ट के ऊपर भी लोड पड़ रहा है ना, तो कार्डियक मसल्स जो हैं वहाँ से एएनपी और बीएनपी रिलीज़ होता है, ठीक है। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये एट्रिया और वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिवली जो हैं वो सिक्रीट होते हैं और इनका काम क्या होता है, नाम में ही आप देखें एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक, दोनों में ही नाइट्रोयूरेटिक है, ठीक है। यानी कि ये सोडियम को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। सोडियम की एक्सक्रीशन कर रहे हैं और साथ ही साथ वाटर भी जाएगा, तो आपका जो ईसीएफ का वॉल्यूम है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, जो हाइपरटेंशन हुई हुई थी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब खुद सोचें कि जो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है ना, यानी कि जो सिर्फ डायरेक्टली ही एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म जो है वो ख़राब हुआ है, उसमें तो ये कर लेगा हार्ट उसको कंपनसेट, लेकिन अगर जिस चीज़ ने कंपनसेशन करनी है हार्ट ही ठीक नहीं है, सो ऑब्वियसली जब आपके पास एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म ख़राब होगा तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी और कार्डिक मसल्स भी काम नहीं कर रहे हैं तो एडीमा वर्सन ही होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड्स में कोई इशू है, ठीक है, और जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा और कम हो रहा है, ये सारी बातें वही पुरानी हैं। और सेकेंडरी है कि कोई और कॉज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास सिरोसिस है, पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, किडनीज उसकी डैमेज है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट है। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन भी इंक्रीज़ होगा, रेनिन भी इंक्रीज़ होगा। अगेन ये वही नेगेटिव फीडबैक वाला, जिस तरह हमने पीछे एड्रीनल्स का पढ़ा है, उससे पीछे हमने थायराइड और पैराथायराइड का पढ़ा है, ये वही सारी बात है। फिर है हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो है ना, ये ट्यूमर्स प्लूरल में लिखा हुआ है, सो ऑब्वियसली ये किसी एक की तो बात नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना डिफरेंट न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट न्यूरो एंडोक्राइन सेल से बनी हुई डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जब उन ऑर्गन्स के अंदर ट्यूमर बन रहा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन में या उस सेल में है। सो ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये हमारे जीआईटी सिस्टम में है और मोस्ट कॉमनली जो है वो जीआईटी में होते हैं, जिसको हम कार्सिनॉइड या गैस्ट्रिनोमा कहते हैं। कार्सिनॉइड ट्यूमर, गैस्ट्रिनोमास जो हैं वो जीआईटी के न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो वहाँ पे इंसुलिनोमा, ग्लूकागोनोमा है, लंग्स में स्मॉल सेल और थायराइड में मेडुलरी कार्सिनोमा, एड्रीनल्स में फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ अब हमने आगे पढ़नी है वो एड्रीनल्स वाली है, क्योंकि हम एड्रीनल का सेक्शन कर रहे हैं और इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है।
सो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स जो है ना, जैसे कि उसने बताया कि पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, इंटरोक्रोमाफिन सेल्स हैं, ठीक है। इनका बेसिक जो है ना वो एक प्रिकर्सर के साथ लिंक है, दैट इज़ कॉल्ड अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। सो ऑल्दो इनका ओरिजिन साइट जो सब कुछ है वो डिफरेंट है, बट ये सारे के सारे जो हैं वो इसी प्रिकर्सर के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर लिंक भी है, ठीक है। सो आप जहाँ पे भी ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स या न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि क्रोमोग्रेनिन, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, साइनेप्टोफाइजिन, रोटोनिन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। कार्सिनोइड भी हमने पीछे अगर पढ़ा है, आई गेस इसी टॉपिक में ही हमने पीछे पढ़ा था, या अगर नहीं यहाँ पे पढ़ा तो हम जीआईटी में पढ़ लेंगे। तो उसमें क्या है, हिस्टामीन का और सेरोटोनिन का, वो सारी चीज़ें जो है ना ये इन सब न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स की सिमिलर हैं, ठीक है। पॉइंट बीइंग ये है, अदरवाइज इसमें से कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं आता सिवाय इसके कि मोस्ट कॉमनली ये किन ऑर्गन्स को करती है, तो वो आपको सीक्वेंस जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ वैसे याद होना चाहिए। जीआईटी है, पैंक्रियाज है और लंग्स हैं, एटलीस्ट ये 3 तो याद हों। उसके बाद जो है वो हमारे पास है न्यूरोब्लास्टोमा। अब न्यूरोब्लास्टोमा जो है ये हमारे पास थर्ड मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर है, ठीक है। ओवरऑल सबसे पहले ल्यूकीमिया होता है जो फर्स्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर है, सेकंड पे हमारे पास ब्रेन ट्यूमर है और थर्ड पे हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बच्चों में सॉलिड एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर की, तो वो एक्स्ट्रा क्रेनियल और सॉलिड ट्यूमर जो है वो मोस्ट कॉमन न्यूरोब्लास्टोमा है, ठीक है। होपफुली ये 2 बातें आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि 1 पेपर एग्जाम में इस तरह के एमसीक्यूज आपके से पूछे जाते हैं। सो बेसिक ये जो है एड्रीनल मेडुल्ला का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल से एड्रीनल मेडुल्ला बना हुआ होता है, ठीक है। सो ओरिजिन इसका वही है। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से हमारे पास करता है। सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, ये एमसीक्यू भी जे कैट में, एफसीपीएस में इतना ज़्यादा इसका नहीं है, ठीक है, लेकिन जे कैट के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर साल ही वहाँ पे ये एमसीक्यूज आता है, लेकिन अब तो खैर स्पेसिफिक हो गया है जे कैट, बट स्टिल मेडिसिन वालों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें क्या है हमारे पास कि जी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है और ट्यूमर, अच्छा मिड लाइन को क्रॉस करने का मतलब क्या है। अब इसमें बेसिकली ब्रेन में है ना ये ट्यूमर, तो ब्रेन में जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वही हमारी मिड लाइन है, ठीक है। जो 2 ब्रेन के पार्ट्स हैं ना उसी को ही मिड लाइन कहा गया है, और उसकी बेस के ऊपर ही हम ट्यूमर को, जो भी हम एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर की बात करें या फिर इंट्राक्रेनियल की बात करें, तो हम इसी तरह से हेमिस्फेयर्स की बेस के ऊपर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारे पास है ये फर्म होता है बट इरेगुलर है एंड कैन क्रॉस द मिड लाइन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल्म्स ट्यूमर जो है ना वो भी बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे रीनल वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या इसका डिफरेंस है कि विल्म्स ट्यूमर हमारे पास स्मूथ और यूनिलैटरल होता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद इसमें यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम। इसके साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो है डांसिंग आई, डांसिंग फीट, ठीक है। ये एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। इसके अंदर आइज़ की भी मूवमेंट हो रही होती है, जैसे नस्टैग्मस है, रैपिड आई मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जर्किंग होती है, रिदमिक जर्किंग और एटेक्सिया, ठीक है। इस वजह से इसको डांसिंग आइज़ और डांसिंग फीट कहा जाता है, क्योंकि एटेक्सिया हो रहा होता है और उधर से आइज़ की मूवमेंट हो रही होती है। और ओएमए या ओएमएस इसको कहते हैं, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूरोब्लास्टोमा है ना, इसमें हमारे पास एक पॉइंट जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है फियोक्रोमोसाइटोमा से, वो ये है कि यहाँ पे हाइपरटेंशन डेवलप नहीं होती, जो कि फियोक्रोमोसाइटोमा में, क्योंकि हमारे पास कैटेकोलामीन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं तो वो हाइपरटेंशन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो बेसिक उसमें जो है न्यूरोब्लास्टोमा का डिफरेंस विल्म्स ट्यूमर से और फियोक्रोमोसाइटोमा से आपको बताया है कि किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यूरिन में आपको होमोवेनिलिक एसिड और विनाइल मेंडेलिक एसिड HVA एंड VMA मिलेंगे, ठीक है। होमराइट रोजेट्स जो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये मिलेगा। उसके अलावा बोम्बेसिन और NSE, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, और इसकी NMYC जीन के साथ जो है ना वो एसोसिएशन है। NMYC जीन ऑन्कोजीन है, ठीक है, जो कि ट्यूमर की प्रोग्रेशन को ज़्यादा उसको प्रोग्रेस करवाती है, ठीक है। सो ये आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि NMYC जीन जो है वो किसके साथ उसका लिंक है, तो उसको भी आप हाईलाइट कर लें, ठीक हो गया। और इसका प्रोग्नोसिस कोई ख़ास अच्छा नहीं होता, ठीक है। न्यूरोब्लास्टोमा, दैट्स ऑल अबाउट इट। और ये जे कैट के पर्सपेक्टिव से इसमें से आपने बहुत सारी ध्यान से करना है, क्योंकि सारे ही ये जो 3-4 जो मैंने आपको बातें बताई हैं ना पेट MCQs हैं,
कि मोस्ट कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और मैस है जो कि मिड लाइन को क्रॉस कर रहा है। मोस्ट कॉमन सॉलिड एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर है और थर्ड कॉमन चाइल्डहुड कैंसर है ये, ठीक है। एन जीन के साथ इसकी एम्प्लीफिकेशन है और ये NSE और HVAVM में ये इतने स्पेसिफिक नहीं है, इस वजह से यहाँ से MCQs कम ही पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास है फियोक्रोमोसाइटोमा। अब फियोक्रोमोसाइटोमा जो है इसके बारे में एक बात तो मैंने अभी आपको बताई है कि कैटेकोलामीन रिलीज़ हो रहा होता है जिसमें एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन डोपामीन वगैरह हैं, तो ये हाइपरटेंशन करवाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एरिथ्रोपोइटिन को भी रिलीज़ करता है जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया होता है, ठीक है। ये तो हो गई कि इसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अब फियोक्रोमोसाइटोमा बेसिक क्या है, एड्रीनल मेडुल्ला का ट्यूमर है, ठीक है। एड्रीनल मेडुल्ला में भी इसकी जो कौन सी अफेक्ट होती हैं, क्रोमाफिन सेल्स जो है ना वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। और क्रोमाफिन सेल्स आपको पता है इन्हीं चीज़ों की सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। इसमें ये इन्होंने निमोनिक 5 Ps बताए हुए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और ऊपर रूल ऑफ 10 है, ठीक है। ये भी आपको पता हो कि रूल ऑफ 10 क्या है, ये 1 पेपर एग्जाम में या वाइवा वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10% जो है ये मेलिग्नेंट होते हैं, 10% बायलैटरल, 10% इनकी एक्स्ट्रा एड्रीनल मैनिफेस्टेशन होती है कि ब्लैडर वॉल में, पैरागैंग्लियोमा, ऑर्गन ऑफ जुकरलैंड, ठीक है। पैरागैंग्लियोमा जो है ना ये हमारे पास कैटेकोलामीन सिक्रीटिंग ट्यूमर ही होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एड्रीनल होता है और प्रेजेंटेशन भी इसकी ऐसी ही होती है जैसी फियोक्रोमोसाइटोमा की होती है, बट एक्स्ट्रा एड्रीनल होता है, ठीक है। सिंपैथेटिक गैंग्लिया से इसका ओरिजिन हो रहा होता है और जबकि फियोक्रोमोसाइटोमा जो है उसका कहाँ से है, एड्रीनल मेडुल्ला और क्रोमाफिन सेल से। 10% ये कैल्सीफाई होते हैं और 10% ये बच्चों में होते हैं। पीज हैं इसमें, अगेन प्रेशर है बीपी के लिए कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, पेन है, पर्स्पिरेशन है, पैल्पिटेशंस और पैलर है। फाइंडिंग्स में वही कैटेकोलामीन्स इंक्रीज होंगे, HVA और VM में इंक्रीज होंगे इन द यूरिन एज वेल एज इन द प्लाज्मा, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक बात इंपॉर्टेंट है कि एपिसोडिक हाइपरटेंशन जो है ना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके। सो जो एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का रिलीज़ है वो भी एपिसोडिक होता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये यूरिन और प्लाज्मा में भी ऐसे नहीं कि हमें हमेशा ही मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप उस टाइम चेक करें जब इनका रिलीज़ ना हो रहा हो, तो इसके लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके ये बेसिक कैटेकोलामीन के ही मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, ये मेटानेफ्रीन्स जो हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मली जो है ना कुछ कैटेकोलामीन्स के जो ये मेटाबोलाइट्स हैं ये ट्यूमर के अंदर खुद ही मेटाबोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन करनी होगी, ठीक है। एक बात ये है और दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ना वो है इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट पे आपने कभी भी अगर फियोक्रोमोसाइटोमा को आपने सर्जिकली रिमूव करना है ना तो उसमें हमेशा हमेशा आपने पहले अल्फ़ा एंटागोनिस्ट देने हैं और फिर बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा ये यहाँ पे लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा, अल्फ़ा ब्लॉकेड मस्ट बी अचीव्ड बिफोर गिविंग बीटा ब्लॉकर्स टू अवॉइड अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब अल्फ़ा ब्लॉकर पहले देने की रीज़न ये है और बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा ब्लॉकर्स पहले दे देते हैं तो उससे क्या होगा कि बीटा ब्लॉकर ने बेसिकली हार्ट को स्लो डाउन करना है, ठीक है। हार्ट को स्लो डाउन करेगा, ब्लड वेसल्स जो हैं वो शट डाउन हो जाएंगी और दूसरी तरफ अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो हैं उनको अपोज करने के लिए कोई भी नहीं होगा, ठीक है। सो ग्लोबल हमारे पास जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा और पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा। सो अल्फ़ा ब्लॉकर पहले देने से क्या होता है कि वो जो ग्लोबल वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो रुक जाती है और फिर बीटा ब्लॉकर देते हैं जो हार्ट को स्लो डाउन करता है। और इसमें जो आपके पास साइड पे नज़र आ रहे हैं जी, क्रोमोग्रेनिन है, साइनेप्टोफेजिन है और NSE है, न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज, ये मिलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में मज़ीद उन्होंने साइड पे ये निमोनिक बनाया हुआ है, फेनॉक्सीबेंजामीन फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। तो क्योंकि फेनॉक्सीबेंजामीन जो है वो आपके पास अल्फ़ा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेन मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजियाज। इसमें हमने डिफरेंट मेन सिंड्रोम्स पढ़नी है, MEN 1, MEN 2A और MEN 2B। रिलेटेड भी हैं और डिफरेंट भी हैं, ठीक है।
ये सारी की सारी जो है ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहली है वो हमारे पास है MEN1, ठीक है। इसका टू हिट हाइपोथेसिस है। इसमें ये होता है कि एक जीन जो है वो जेनेटिकली ख़राब होती है, ठीक है, और दूसरी जो है वो स्पोरेडिकली ख़राब हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपके पास फिर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। MEN1 जो है ना वो हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मेनिन को कोड कर रही होती है और क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, ठीक है। अब MEN1 जीन में अगर म्यूटेशन हो, एग्जैक्ट इसका होता है 11q13, ठीक है। अगर हमारे पास MEN1 की म्यूटेशन है तो क्या क्या ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे या किस किस तरह से हमारे पास ट्यूमर्स डेवलप होंगे। तो इसमें ऑलमोस्ट जो है ना 70% पेशेंट्स उनमें पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स और पैराथायराइड एडिनोमास। ऑलमोस्ट 94% लोगों में पैराथायराइड एडिनोमास होते हैं, 70% में पिट्यूटरी और 94 में पैराथायराइड। तो इसमें हमें पता ये चला कि सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो इनमें से कौन सा है, होते तो तीनों ही हैं, ठीक है, बट पैराथायराइड जो है वो सबसे ज़्यादा है और यही फर्स्ट फाइंडिंग होती है। पेशेंट जो है ना वो आपके पास हाइपर पैराथायराइडिज्म के साथ या फिर हाँ इसी के साथ ही मोस्टली प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सबसे MEN1 का हमारे पास हो गया। तीन चीज़ें हैं, कौन कौन सी, पैराथायराइड एडिनोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर और पैंक्रियाटिक, ठीक है। अगर आप देखें तो ये तीनों पीज़ हैं, ठीक है, 3 पीज़ हैं इसके अंदर, पिट्यूटरी, पैराथायराइड और पैंक्रियास। इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। MEN2A के अंदर जो है क्या होता है, अच्छा 2A और 2B में जो चीज़ कॉमन है ना वो है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, ठीक है। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा ये मैंने पीछे आपको डिटेल में पढ़ाया था कि पैराफॉलिकुलर जो सी सेल्स होते हैं ना उनका ट्यूमर होता है और सी सेल्स आपको पता है कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है, दूसरा हमारे पास है पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया जो MEN1 में भी था, ठीक है, और तीसरी जो डिफरेंशिएटिंग चीज़ होती है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो कैटेकोलामीन्स रिलीज़ करता है, ठीक। इसमें अब हमारे पास 2 पीज़ हैं और एक M है। एक पी हमारे पास MEN1 वाला है, ठीक है, और M जो है वो हमारे पास M2 में भी MEN2B में भी है और फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो इसका अलग से है, ठीक है। बट MEN2B के अंदर भी मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, बट म्यूकोजल न्यूरोमास है, ठीक है। वो जो मैंने अलग से बताया है ना वो इसलिए कि मेडुलरी और पैराथायराइड ये दोनों जब होंगे तो इसके साथ फियोक्रोमोसाइटोमा अगर होगा तो वो MEN2A होगा, लेकिन अगर मेडुलरी और फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ तीसरी एक चीज़ जो डिफरेंट है वो म्यूकोजल न्यूरोमास होंगे, ठीक है। लिप्स और टंग के ऊपर ना ये न्यूरोमास बनते हैं, ऑरल भी हो, मतलब ऑरल हैं तो लिप्स और टंग के ऊपर होंगे और इंटेस्टाइनल भी हो सकते हैं। और इन पेशेंट्स दोनों के अंदर ही MEN2A में भी और MEN2B में भी रेट जीन जो है ना ये ऑन्कोजीन है, मतलब कि अगर इसके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है तो सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और उनकी जो है ना अनहिंडर्ड ग्रोथ होती है और फिर वो कैंसरस बन जाते हैं, ठीक है। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को ये कोड कर रहे होते हैं रेड जीन और क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर होते हैं, ठीक है। और MEN2B जो है ना इसमें हमारे पास 2 M है और एक P है, फियो वाला और मेडुलरी थायराइड और म्यूकोजल, ठीक है। इसमें जो एक डिफरेंट चीज़ है ना वो हमारे पास है मार्फनॉइड हैबिटस, ठीक है। मार्फनॉइड हैबिटस जो है ना वो क्या चीज़ है, जैसे मार्फन सिंड्रोम में पेशेंट लंबा होता है और उसका पैलेट भी हाई आर्च्ड होता है, काइफोसिस, स्पाइन की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन जो मार्फन से इसको डिफ्रेंशिएट करेगी वो क्या चीज़ होती है कि जैसे वहाँ पे लेंस डिसलोकेशन थी और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट थी, एओर्टिक इन्वॉल्वमेंट, वो चीज़ इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये मेन के अंदर ना आपको ये निमोनिक अगर आप याद कर लें ऐसे बेहतर रहता है, नहीं तो नीचे जो इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है अगर आपकी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी है तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास हैं पैंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर्स। इसमें जो 3 सेल्स हमने पढ़े थे अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, उनके ट्यूमर्स देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंसुलिनोमा बताया हुआ है उन्होंने, जो कि बीटा सेल से रिलीज़ होती है इंसुलिन, ठीक है। ट्यूमर है जी अभी हमारे पास बीटा सेल्स का। ऑब्वियसली इंसुलिनोमा है तो इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन होगी और पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया हम किसको कहते हैं, जब 70 mg/dl से कम हमारे पास BSR आती है पेशेंट की, ठीक है।
सो इसके अंदर इंसुलिनोमा में हमारे पास ये विपल्स ट्राइएड होता है, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। बीएसआर लो होगी, सिम्पटम्स होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के जिसमें लेथार्जी, सिनकपी, डिप्लोपिया है, ठीक है। उसके अलावा पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स, ये सारी चीज़ें भी हैं। और जो पीछे हमने हाइपोग्लाइसीमिया में पढ़े थे ना, वही सारे सिम्पटम्स हैं। और तीसरी चीज़ कि जब हम पेशेंट को उसकी शुगर को रीस्टोर करते हैं तो वो सिम्पटम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये विपल ट्राइएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। टू किसी भी चीज़ को हम लेबल करने से पहले कि ये इंसुलिनोमा है या नहीं है, ठीक है। तो ये विपल ट्राइएड जो है ना हमें वहाँ पे मिलता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी कम होते हैं, ठीक है। और सी पेप्टाइड लेवल्स जो है ना वो इंक्रीज़ हुए हुए होते हैं, ठीक है। बीएसआर तो उसकी लो होगी, बट सी पेप्टाइड क्यों इंक्रीज़ होगा, ये पीछे हमने पढ़ा था कि इंसुलिन जो है वो किस तरह से रिलीज़ होती है एज प्रो इंसुलिन, ठीक है। और प्रो इंसुलिन डिवाइड होती ब्रेक डाउन होती है फिर इंसुलिन में और सी पेप्टाइड में। तो हमें इस चीज़ से ये पता चलेगा कि ये इंसुलिनोमा है जो कि एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पेशेंट ने बाहर से एक्सोजेनसली इंसुलिन ली है ना तो वो तो डायरेक्ट इंसुलिन होती है, वो सी पेप्टाइड में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो है वो ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स ले रहा है ना, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हैं जो लेते हैं पेशेंट, ठीक है। आगे हम उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो आपके पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन बनाने के लिए, तो वहाँ पे हमें सी पेप्टाइड मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो रूल आउट कर लेनी है। फिर हमारे पास है ग्लूकागोनोमा। इसमें अल्फा सेल्स का ट्यूमर है और ग्लूकागॉन जो है उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स हैं ना वो भी हमेशा रेज्ड ही मिलते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन में इसके 6 डीज का निमोनिक है। फर्स्ट वन इज डर्माटाइटिस, ठीक है। डर्माटाइटिस में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है नेक्रोलिटिक माइग्रेटरी एरिथीमा, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेसिकली रेड ब्लिस्टरिंग इची और पेनफुल रैश होता है, ठीक है। रेड ब्लिस्टरिंग यानी कि ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, इचिंग भी हो रही है और पेन भी हो रही है, ठीक है। और मोस्टली जो है वो जेनिटल रीजन्स में, बटक्स और ग्रोइन पे ये ज़्यादा बनता है, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई पेशेंट न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ के साथ और रैश के साथ प्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपने ग्लूकागोनोमा को सोचना है। और ऑब्वियसली इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सिनेरियो में दिया हुआ होगा। सेकंड है अगेन वही डायबिटीज़ है जो मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है जब हाइपरग्लाइसीमिया कॉन्टीन्यूसली रहेगा ग्लूकागोन के ओवर प्रोडक्शन से। थर्ड है हमारे पास डीवीटी है। फोर्थ वन इज़ डिक्लाइनिंग वेट और डिप्रेशन एंड डायरिया, ठीक है। ये वेट डिक्लाइन करने का इस तरह से है कि लिवर में जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न हो रही हैं और प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स जितने हैं वो सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डायग्नोसिस हम किस बेसिस के ऊपर बनाएंगे कि प्लाज्मा ग्लूकागॉन लेवल्स हमें रेज्ड मिलेंगे। और ट्रीटमेंट है इसका ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है, और सर्जिकल रिसेक्शन। ऑक्ट्रियोटाइड जो है ना वो बेसिकली सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन सारे ही तकरीबन सब चीज़ों को जो है ना वो इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। प्राइमरीली तो ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, लेकिन जितने भी ये एंडोक्राइन हार्मोन्स है ना इन सबको ही इनहिबिट कर रहा होता है ये। आगे है हमारे पास सोमैटोस्टैटिनोमा, जिसमें अब पैंक्रियाटिक डेल्टा सेल्स जो हैं वहाँ का ट्यूमर है। सोमैटोस्टैटिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और जो सिक्रीटिन की प्रोडक्शन है या सिक्रीटिन की जो सिक्रीशन है ना उसको ये कम कर रहा है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन का नॉर्मल जो फंक्शन है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि सब चीज़ों की इनहिबिशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सिक्रीटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन और जीआईपी। तो फिर उसी तरह से हमारे पास सारे सिम्टम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो गई है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी। गैस्ट्रिक एसिड या पेप्सिन की अगर कम हो रही है प्रोडक्शन तो अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा होगा और वेट लॉस होगा। गॉल ब्लैडर की अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है तो गॉल स्टोन्स बनेंगे स्टेसिस की वजह से, स्टेटोरिया होगा। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अगर नहीं बन रहे हैं तो ऑस्मोसिस, जो एक तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, दूसरा जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू डायरिया होगा, ठीक है। अल्फा बीटा की रेगुलेशन ख़राब होगी कि जो अल्फा सेल्स बीटा सेल्स हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो सोमैटोस्टैटिन नॉर्मली करवाता है बट इतनी ज़्यादा नहीं करवाता। तो अब जब उसका ट्यूमर है सोमैटोस्टैटिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सो ऑब्वियसली हमारे पास ये सारे सिम्टम्स भी आएंगे।
सो इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल रिसेक्शन है और सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये है कि सोमैटोस्टैटिनोमा में हम सोमैटोस्टैटिन एनालॉग ही क्यों दे रहे हैं। तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है। बट इन शॉर्ट जो है ना वो यही बात है कि सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स जो है ना वो ज़रा बाकी सब हार्मोन्स को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। सो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है अब हमारे पास कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है ना ये हमने पीछे भी मैंने आपको बताया था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के अंदर, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, आपके जीआईटी में, इंटेस्टाइन में और लंग्स में, ठीक है। सो अब इन सेल्स ने क्या रिलीज़ करना है कार्सिनॉइड ट्यूमर में, जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं उन्होंने 5-HT यानी कि सेरोटोनिन रिलीज़ करना है। अब सेरोटोनिन जो है ना उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है और एंजाइमेटिकली जो है ना इसकी ब्रेकडाउन होती है बाय मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम से इन द लंग्स, ठीक है। और ब्रेकडाउन का जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है या ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो क्या है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड 5-HIAA, ठीक है। सो जब बहुत ज़्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा जाहिर सी बात है लंग्स में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी और बहुत ज़्यादा ही वो 5-HIAA बनेगा और वो यूरिन में एक्सक्रीट होगा, ठीक है। यही हमारे पास इसका डायग्नोसिस है। अब ये जो 5-HT सेरोटोनिन है यानी कि हमारे पास है, इसने अब किस तरह से जब ये लंग्स में ब्रेकडाउन इसकी होती है ना तो वहाँ से ये आपको पता है लंग्स का और राइट हार्ट का कनेक्शन होता है, तो ये वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। और ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये राइट हार्ट साइड को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी ब्रेकडाउन लंग्स में और वहाँ से ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, पल्मोनिक स्टेनोसिस, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। बाकी डायरिया, वीजिंग, एपिसोडिक फ्लशिंग जो भी इसके सिम्टम्स हैं वो रिस्पेक्टिवली आएंगे। नायासिन डेफिशिएंसी, ये एक हाई यील्ड पॉइंट है कि नायासिन डेफिशिएंसी यहाँ पे क्यों होती है। सो सेरोटोनिन जो है ना इसकी प्रोडक्शन पाथवे के अंदर B3 एंजाइम जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। सो B3 जो है वो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, तो हमारे पास नायासिन डेफिशिएंसी के वो जो 3 Ds होते हैं ना वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। डायरिया है, डिमेंशिया है और डेथ है, ठीक है। अच्छा, हिस्टोलॉजी पे हमारे पास रोजेट्स हैं, क्रोमोग्रेनिन ए और साइनेप्टोफाइजिन हमें मिलेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली सर्जिकल रिसेक्शन है, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स और ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना ये उसकी सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड है, जैसे पीछे हमने रूल ऑफ 10 पढ़ा था कि 1/3 जो है वो मेटास्टेसाइज होते हैं कार्सिनोइड ट्यूमर, 1/3 जो है वो सेकेंड मेलिग्नेंसी के साथ प्रेजेंट करते हैं और 1/3 मल्टीपल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम को डायग्नोस करने का इजी तरीका ये है कि जहाँ पे भी सिनेरियो में जो जेजुनल अल्सर्स आएंगे ना तो वो और किसी चीज़ में नहीं होते सिवाय ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के, ठीक है। बेसिक इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिनोमा होता है आइदर आपके पैंक्रियाज में या फिर ड्यूडनम में, ठीक है। सो जिसकी वजह से गैस्ट्रिन की सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और गैस्ट्रिन की सिक्रीशन से आपको पता है कि अल्सर्स ही बनते हैं, तो ड्यूडिनल अल्सर्स भी हैं और जेजुनल अल्सर्स भी हैं और वो नॉर्मल पीपीआई को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। इसका टेस्ट होता है पॉजिटिव सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट। आप पेशेंट को जो है ना वो सिक्रीटिन देते हो। अब सिक्रीटिन का काम होता है कि नॉर्मली वो गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मज़ीद गैस्ट्रिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा ऐसे 1000 में कहीं इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ट्यूमर है ना जो गैस्ट्रिन सिक्रीट कर रहा है, तो वो सिक्रीटिन से कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोग्रेनिन ए पॉजिटिव है और इसकी एसोसिएशन जो है वो MEN1 के साथ है। अब MEN1 जो है ना वो बेसिकली कॉन्स्टेलेशन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन वो जो 3 हमने पढ़ी थी ना वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर है वंस, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास फार्माकोलॉजी टॉपिक है, ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो हमारे पास डायबिटीज़ की थेरेपी है। सो डायबिटीज़ आपको पता है डिफरेंट टाइप्स की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसके लिए तो सिंपली आपने इंसुलिन की ही रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स आप देते हो, ठीक है। वो हम सारे अभी अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से होते हैं। नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स हैं और फिर इंसुलिन है ऑब्वियसली। और जेस्टेशनल के अंदर पहले ये होता है कि आप एक्सरसाइज और डाइट वगैरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं होता तो फिर आप इंसुलिन पे जाते हैं। सो अब इंसुलिन के बारे में कुछ बातें हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं और इसका क्या फ़ंक्शन है। तो फंक्शन ये है कि जो भी हमारे पास जिस टाइप की भी इंसुलिन होगी वो इंसुलिन रिसेप्टर्स जो कि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करती है, ठीक है।
और वो सारा मैकेनिज्म जो पीछे मैंने आपको सेल सिग्नलिंग में पढ़ाया था वही सारा होता है इसके अंदर, ठीक है। सो अब लीवर, मसल्स और फैट में इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक तो ये ग्लूकोज की स्टोरेज को इंक्रीज करता है एज ग्लाइकोजन इन लीवर और इन मसल्स में, ठीक है। और दूसरा ये है कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन को डिक्रीज करता है और टैग्स की यानी कि ट्राइसाइलग्लिसरॉल जो है उसकी स्टोरेज को इंक्रीज करता है और पोटाशियम अपटेक को भी इंक्रीज कर रहे होते हैं, यानी कि ये सेल के अंदर जो है ना पोटाशियम को शिफ्ट करते हैं। इसी वजह से हम डीके के ट्रीटमेंट के अंदर भी इंसुलिन देते हैं, क्योंकि जो पोटाशियम लीक आउट किया हुआ होता है सेल से वो वापस चला जाता है। तो टाइप्स इसकी जो है वो रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और वेरी लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, अब इसमें जो है ना कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में वो इतनी पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। इंसुलिन जो है ना बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हेक्सामर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और बड़ा ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर तो इंसुलिन के हेक्सामर्स है ना तो उसका एक्शन ऑफ ऑनसेट जो है ना वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और अगर वो मोनोमर्स की फॉर्म में होती है तो उसका एक्शन जो है वो फास्ट होता है। हर जो हमारे पास इंसुलिन है ना उसकी एक डिफरेंट टाइमलाइन है जिसकी बेस के ऊपर हमने उसको रैपिड एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग कहा है। फॉर एग्जांपल रैपिड एक्टिंग जो है उसका ऑनसेट विद इन 15 मिनट्स है और पीक अचीव होती है हमें 1 आवर तक और 2 to 4 आवर्स तक जो है वो इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। ये मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है। इसमें वही जो हेक्सामर्स होते हैं ना उनको रिड्यूस किया गया होता है और पॉलीमर्स बनाए हुए होते हैं। रेगुलर इंसुलिन जो है वो भी हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन का ही सिंथेटिक एनालॉग है। 30 मिनट्स जो है इसका ऑनसेट है, 2 to 3 आवर्स में पीक अचीव हो जाती है और 3 to 6 आवर्स इसका ओवरऑल ड्यूरेशन। और सबसे ज़्यादा यही इंसुलिन की फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं हम। इसको स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। और बेशक डीके को ट्रीट करना हो, एचएचएस को ट्रीट करना हो, हाइपरकैलेमिया को, तो सब में जो है ना हम इसी को ही प्रेफर करते हैं, रेगुलर इंसुलिन को। अब रेगुलर इंसुलिन को हमने एनपीएच के साथ जब कंबाइन करना होता है ना तो वो इंटरमीडिएट एक्टिंग बन जाती है, ठीक है। ये बेसिकली इसकी एब्जॉर्प्शन वैसे स्लो होती है, ठीक है। बट पीक आवर्स इसके हमें जो है ना 4 to 8 में मिल जाते हैं और ड्यूरेशन इसका ओवरऑल 12 से 16 आवर्स का होता है, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास जो डेटेरामेर ग्लार्जिन है, इसमें क्या होता है अब ये जो ग्लार्जिन है ना इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ना बॉडी पीएच जाके प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उनके प्रेसिपिटेशन जो क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं वहाँ से डिज़ोल्व होती रहती है और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो इसका जो ऑनसेट है वो 1 से 1.5 आवर्स का है और ड्यूरेशन इसका 11 से 24 आवर्स तक का है, ठीक है। और इसकी मोस्टली जो डोज होती है ना वो ओडी में ही होती है, ठीक है। और डेटेरामेर भी इसी तरह से ही है, उसकी भी ओडी या फिर ट्वाइस डेली हम उसको दे सकते हैं। ऑनसेट उसका भी 1 to 2 आवर्स का है और ड्यूरेशन 12 आवर्स से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे पास इंसुलिन की। अब लास्ट पे है कि इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली डोज ज़्यादा या कम होने की वजह से, ऑब्वियसली कम ज़्यादा होने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, कम होने की वजह से तो नहीं। सो पेशेंट जो है ना उसका हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। लाइपोडिस्ट्रॉफी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। लिपिड्स जो है ना वो देखें कि लाइपोलाइसिस हो रही है, फैट्स की ब्रेकडाउन हो रही है। सो इस वजह से लाइपोडिस्ट्रॉफी होगी। और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट है ना वो है वेट गेन, ठीक है। वेट गेन अब किस तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस की तरफ और फैटी एसिड्स की सिंथेसिस की तरफ जो है ना वो प्रमोट कर रही होती है इंसुलिन, ठीक है। लिपिड्स की ब्रेकडाउन कर रही होती है, टैग्स की स्टोरेज को इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन को प्रमोट कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का वेट गेन होता है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटफॉर्मिन और पायोग्लूटाजोन्स जो है ना इन दोनों ने बेसिकली इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ऑल द मैकेनिज्म्स इनके डिफरेंट हैं बट अल्टीमेट गोल जो है वो क्या है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करना। मेटफॉर्मिन की अगर हम बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको इनहिबिट करना है। इसकी इनहिबिशन से क्या होगा कि जो लीवर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होनी थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लूकागॉन ने का जो एक्शन परफॉर्म होना था, ऑब्वियसली वो भी ग्लूकोज को ही स्टिमुलेट कर रहा होता है, तो वो इनहिबिट हो जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को ये और पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक को प्रमोट करता है। इससे क्या होता है
ग्लाइकोलिसिस भी आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक भी मसल्स लीवर के अलावा जहाँ पर भी अपटेक होगी ना ग्लूकोज की, वो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक होगी, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस मिलकर जो है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ही मेजर 3 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो है लैक्टिक एसिडोसिस, जो प्रोसेस जिसमें लैक्टेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है ना, ये उल्टा हो जाता है, ग्लूकोज लैक्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और नॉर्मली तो किडनीज इस प्रोसेस के साथ डील कर लेती हैं, बट अगर तो किसी की कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं आरएफटीज, तो वो नहीं इसको कंपनसेट कर पाएंगे और लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। दूसरी चीज़ है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और तीसरी है वेट लॉस। और ये एक हमारे पास डिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं वो ओबीज ही होते हैं। फिर है हमारे पास पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन में हमारे पास इसके साथ और भी ड्रग्स आते हैं जिसको हम रोजीग्लिटाजोन कहते हैं, और ओवरऑल क्लास ही होती है थायाजोलिडिनिडायोन्स, ठीक है। इसने क्या करना है बेसिकली, ये पी पार गैमा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है ये, ठीक है, इसको एक्टिवेट करता है। इसको एक्टिवेट करके बेसिकली इसने क्या करना है, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स इनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है, और ताकि ये स्टोर हो सकें, ठीक है, और सीरम के अंदर इसके लेवल्स कम हो, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट, उसमें हमारे पास एडिमा है, हार्ट फेलियर है, और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स है। तो ऑलरेडी अगर कोई पेशेंट जो है वो कार्डिक इशू के साथ है, तो उसके अंदर आप इसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। और वेट गेन इसी तरह से, क्योंकि ये एडिपोसाइट्स की प्रोलिफरेशन को प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये एडिमा या हार्ट फेलियर किस तरह से करवाता है, तो ये जो पी पार का इफ़ेक्ट है ना, ये नेफ्रॉन्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो सल्फोनाइल यूरियाज और मैग्नेटिनाइड्स हैं, ये करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज़, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास 2 जनरेशंस हैं सल्फोनाइल यूरियाज में। पहली है क्लोरप्रोपामाइड और टॉलब्यूटामाइड, सेकंड में है ग्लिपिजाइड और ग्लाइब्यूराइड, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिनाइड्स हैं, इन सबका कंबाइन फंक्शन क्या है कि जो सेल्स होते हैं ना, उनके कुछ एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल्स होते हैं बीटा सेल्स में, ये उन चैनल्स को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से पोटाशियम अंदर रहता है। सेल का जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से सेल डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। और कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से इंसुलिन रिलीज होती है। ये नॉर्मल मैंने इंसुलिन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्लोरप्रोपामाइड का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है कि ये एडीएच एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और हाइपोनेट्रीमिया करवाता है, ठीक है। उसके अलावा डायसल्फराम लाइक रिएक्शंस हो सकते हैं फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज के साथ, इस वजह से अब इसको हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन इसके अंदर होता है, ठीक है। अगेन इंसुलिन की स्टिमुलेशन हो रही है, तो इंसुलिन का आपको पता है कि वो वेट गेन करवाता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास ग्लूकोज इंड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन को कौन इंक्रीज करते हैं, उसमें है GLP-1 एनालॉग और DPP-4 इनहिबिटर्स। पहले तो आप देखें कि ये GLP-1 है क्या, ठीक है। GLP-1 जो है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ एल सेल्स होते हैं जहाँ से इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, और जब भी आप खाना खाते हैं तो इनकी सिक्रीशन होती है, ठीक है। और इसने बेसिकली जो है वो जैसे GIP होते हैं ना, उसी तरह से इसने इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करना होता है। GIP जो है वो बेसिकली ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड है, ठीक है। जो नॉर्मली जैसे इंक्रीटेंस होते हैं ना, उन्होंने भी यही काम करना होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन GLP-1 एनालॉग्स का भी यही काम है, ठीक है। और ये खाने से पहले आप देते हैं ना, ठीक है, ताकि जब पेशेंट मील ले अपना तो ये साथ ही रिलीज़ हो। इनका काम वही होता है कि इन्होंने ग्लूकागॉन रिलीज़ को कम करना होता है और इंसुलिन रिलीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम करते हैं, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, नोज़िया, वॉमिटिंग, पैंक्रियाटाइटिस और वेट लॉस। ये DPP-4 जो है, ये एंजाइम है हमारे पास बहुत सारे सेल्स के ऊपर जो है ना, ये DPP-4 एक्सप्रेस होते हैं। सो ये बेसिकली इसको इनहिबिट कर रहा है। उस DPP-4 का काम क्या होता है, इसने नॉर्मली GLP-1 को इनहिबिट करना होता है, ठीक है। तो हम तो GLP-1 को मज़ीद चाहते हैं कि वो बॉडी में हो ताकि इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो। तो जो चीज़ GLP-1 को रोक रही है, हम उसको रोक देंगे और अल्टीमेटली वही सारे इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। और साइड इफ़ेक्ट्स भी इसका कोई स्पेसिफिक एज सच नहीं है, ना इसमें से इतना कुछ पूछा जाता है। फिर है हमारे पास ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करने वाले SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 आपको पता है
किडनीज़ के ऊपर होते हैं, ठीक है? और ये पीसीटी से ग्लूकोज़ की रीअब्ज़ॉर्प्शन कर रहे होते हैं। हमने इसको इनहिबिट करना है क्योंकि 90% तक रीअब्ज़ॉर्प्शन जो है ना वो ग्लूकोज़ की इसी के थ्रू हो रही होती है। तो जब हम मेजर मैकेनिज़्म को ब्लॉक कर देंगे तो ऑब्वियसली ग्लूकोज़ जो है वो यूरिन में लॉस होती जाएगी। इसका अब हमारे पास साइड इफ़ेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ऑब्वियसली जब ग्लूकोज़ यूरिन के अंदर जाएगी तो आपका जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। जिसकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शंस के लिए जो है ना वो एक मीडिया प्रोवाइड करेगा, यूटीआईज़ और वल्वोवैजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है? ये सारी चीज़ें होंगी और ग्लूकोज़ जो है ना वो अपने साथ ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी कर लेता है, वाटर को भी अपने साथ ले जाता है, तो पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है और रीनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में भी आपने नहीं ये देना होता, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली एक्ट ही किडनीज़ के ऊपर कर रहा होता है। फिर है हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज़ इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास एक कार्बोज़ और मिगलीटोल है। इसका भी अगेन इंटरेस्टिंग हमारे पास है। नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी में जो है ना अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज़ एंजाइम्स होते हैं, जैसे सुक्रेज़, माल्टेज़ हैं और भी इस तरह से डायसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है? सो ये सारे अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज़ेज़ होते हैं जो कि जो भी आप मील खा रहे होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने बेसिकली इस एंजाइम को इनहिबिट करना है ताकि जो कार्ब्स आपने खाए हैं ना वो जल्दी से जल्दी एब्ज़ॉर्ब ना हो, बल्कि उसकी हाइड्रोलिसिस एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो डिले हो जाए, ठीक है? और अल्टीमेटली फिर ऑब्वियसली जब वो ग्लूकोज़ कार्ब्स एब्ज़ॉर्ब्स ही नहीं हो रहे तो ग्लूकोज़ भी इंक्रीज़ नहीं होती है, ठीक है? सो ये हमारे पास हैं अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज़ इनहिबिटर्स, ठीक हो गया? इसका भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट में बस जीआई अपसेट और ब्लॉटिंग ही है क्योंकि आप इंटेस्टाइन के एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है? फिर हमारे पास अदर्स में आ जाता है अमाइलिन एनालॉग्स जिसमें है प्रेमलिनटाइड, ठीक है? अमाइलिन जो है ना बेसिकली बीटा सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है, ठीक है? और ये इंसुलिन के साथ ही सिक्रीट हो रही होती है। इसका फंक्शन ये होता है कि इसने ग्लूकागॉन के रिलीज़ को कम करना होता है जस्ट लाइक इंसुलिन और गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को भी कम कर रहे थे। तो बेसिक ये पैंक्रियाज़ और पाइलोरस पे एक्ट करती है, ठीक है? हाइपोग्लाइसीमिया, नोज़िया और सैटिस्फाइटी जो है ना यही हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। फिर है हमारे पास थियोनामाइड्स हैं, इसमें पीटीयू है और मेथिमाज़ोल है, ठीक है? थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में आपको शायद पहले भी बताया होगा। ये बेसिक थायराइड के लिए हम देते हैं, ठीक है? एंटी थायराइड हैं। इसमें टीपीओ जो मेजर हार्मोन होता है ना थायराइड पेरोक्सिडेज़ उसको ब्लॉक करना होता है, ठीक है? तो ये आपको पता है काफ़ी 2-3 जहाँ पे भी ऑर्गेनिफिकेशन हो रही होती है, कपलिंग हो रही होती है, उन सब में ही टीपीओ एंजाइम का रोल होता है। तो ये जहाँ-जहाँ पे एंजाइम होगा उसकी ब्लॉक कर देगा, उसको उसका एक्शन नहीं परफ़ॉर्म करने देगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है? पीटीयू का जो एक अदर देन बाकी जो दूसरे हैं हमारे पास पेथिमाज़ोल उसके अलावा इसका क्या इफ़ेक्ट है कि इसने 5-डी आयोडीनेज़ जो है ना उसको भी ब्लॉक करना होता है। अगर आप सोचें वो पिक्चर माइंड में लेके आएँ थायराइड वाली, तो ये डी आयोडीनेज़ कहाँ पे होता था? T4 को T3 में कन्वर्ट कर रहा होता था। तो ये वाली कन्वर्जन नहीं होने देता। अब जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन से ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो पीटीयू जो है ना वो आपने प्राइमरी ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेथिमाज़ोल जो है ना वो आप फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो उस टाइम बच्चे के सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और वो टेराटोजन है, ठीक है? उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इससे मेथिमाज़ोल आप सेकंड और थर्ड में यूज़ कर सकते हैं और उसमें पीटीयू नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सब ऑर्गन्स वगैरह बन चुके होते हैं और पीटीयू जो है ना वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है, ठीक है? एक बात ये होगी। अब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी ना 3 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस करवाता है, ठीक है? यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया, बाकी सेल लाइन्स भी कम हो जाती हैं और हेपेटोटॉक्सिसिटी तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है? पीटीयू के बारे में इन्होंने यहाँ पे अलग से भी 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि पीटीयू और मेथिमाज़ोल दोनों के बारे में कि पीटीयू जो है वो एनका पॉजिटिव वैस्कुलाइटिस में इन्वॉल्व है और मेथिमाज़ोल जो है वो टेराटोजन है। फिर है हमारे पास लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोनीन है। ये हाइपो के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है? T4 और T3, ठीक है? इसमें अब हमारे पास लीवोथायरॉक्सिन जो है ना T4 है, हम वही ज़्यादातर प्रेफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि T3 जो है ना उसकी एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से बहुत रैपिड हो जाती है, ठीक है? और वो कभी-कभी जो है ना हाइपरथायराइड वाले सिम्पटम्स जैसे टैकीकार्डिया और ट्रेमर्स वगैरह ये भी करवाता है, ठीक है? सो इसलिए हम लीवोथायरॉक्सिन को प्रेफ़र करते हैं। लेकिन लीवोथायरॉक्सिन के बारे में एक बात ये है कि जिन चीज़ों के साथ इसकी एब्ज़ॉर्प्शन कम होती है, हम उनके साथ इनको देना अवॉइड करते हैं, जैसे कि एंटासिड्स हैं, रेज़िन्स हैं, फेरस सल्फ़ेट है, ठीक है?
यानी कि आयरन है, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ के अंदर अब हमारे पास कहाँ-कहाँ पे हम इसको ऑब्वियसली हाइपो में तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, मिक्सेडीमा में भी करेंगे, बट क्योंकि इसकी वजह से आपका क्या होता है, हाइपो वाले सिम्पटम्स कवर हो रहे होते हैं। हाइपो में पता है आपको वेट गेन होता है, तो ये वेट लूज़ करवाने में है, तो इसका जो है वो इस तरह से मिसयूज़ भी किया जाता है। फिर है हमारे पास ये हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी ड्रग्स हैं। इसमें जो कोनिवेप्टम, टोलवेप्टम है, एडीएच एंटागोनिस्ट हैं, जो कि हम एसआईएडीएच में यूज़ करते हैं। डमेक्लोसाइक्लिन भी सेम है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ये, ठीक है। एडीएच को एंटागोनाइज कर रही है। डेस्मोप्रेसिन उसका एनालॉग है। ये हमने बातें सारी पीछे देख ली हैं। ग्रोथ हार्मोन, ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में, टर्नर सिंड्रोम में देते हैं। ऑक्सीटोसिन का नॉर्मल काम क्या है कि इसने यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करना होता है, तो ये लेबर में दे रहे हैं। ऑक्ट्रियोटाइड जो है ये सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है, जहाँ पे भी हमने किसी भी जीआई हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करना है, वहाँ पे हम ये देते हैं। फिर है हमारे पास फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है। ये बेसिकली एल्डोस्टेरॉन का एनालॉग है, तो जहाँ पर भी हमारे पास एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, वहाँ पे हम इसको देंगे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके अगर हम देखें तो जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बोन्स को जैसे वीक कर देगा, ठीक है। उसके अलावा जो सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलेटेड हैं, उसके अलावा ये हाइपर पिगमेंटेशन करवाता है, ठीक है, क्योंकि अगेन एसीटीएच को ये अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास सीना कैल्साइट्स, वेलामेर और कैटायन एक्सचेंज रेज़न्स हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। सीना कैल्साइट जो है वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज़ कर देता है। सेवेलामीर हमारे पास फॉस्फेट बाइंडर है, और कैटायन एक्सचेंज रेज़न्स जो हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि कैटायन का एक्सचेंज हो रहा है, और अल्टीमेटली हम इसको पोटाशियम जो है ना उसको एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी। यहाँ तक किसी को कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सो यू कैन आस्क मी।